हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, एवोल्यूशन है। इसके अंदर जो हमारे पास साइंटिस्ट आया था वो आया था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन 1809 में इंग्लैंड में हमारे पास पैदा हुआ था और ये जो था बेसिकली नेचुरलिस्ट था। बेसिकली हमारे पास चार्ल्स डार्विन था नेचुरलिस्ट। यानी कि इसने जो स्टडी किया था हमारे पास स्टडी किया था प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में इसने स्टडी किया था। और इसको जो है स्टडी में इंटरेस्ट नहीं था, ये ज़्यादातर यानी कि बर्ड्स वगैरह को स्टडी करना ज़्यादा पसंद करता, तो इस वजह से इसको इसके बाबा ने आपके पास इंग्लैंड के चर्च में भेज दिया था फॉर ट्रेनिंग ऑफ द कैलेट्री के लिए। तो इसने जो अपना वो एज जर्नी जो स्टार्ट किया था वो यूरोप से स्टार्ट किया था, यूरोप से। और यूरोप से ये एक शिप जिसका नाम बीगल है, बीगल पे यानी कि सवार हुआ था। बीगल के ज़रिए ये हमारे पास गया था साउथ अमेरिका में गया था। साउथ अमेरिका में इसने कुछ देर स्टे किया था, यहाँ पे कुछ देर स्पेसिफिक प्लेस पे स्टे किया था, जिसका नाम यानी कि इस पे आइलैंड थे उन पे स्टे किया था, जिनका नाम था हमारे पास गैलापागोस आइलैंड्स। उन पे इसने स्टे किया था, वहाँ पे इसने मुख्तलिफ बर्ड्स को स्टडी किया था गैलापागोस आइलैंड पे। गैलापागोस आइलैंड पे इसने स्टे किया था। तो यहाँ पे इसने यानी कि मुख्तलिफ बर्ड्स को स्टडी किया था। और उसके बाद ये हमारे पास चला गया था अफ्रीका में। अफ्रीका के बाद फिर ये गया था ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद ये फिर यानी कि होता हुआ हमारे पास अफ्रीका से साउथ अमेरिका और दोबारा फिर यानी कि यूरोप चला गया था। इसने तकरीबन 22 ईयर्स की एज में यानी कि ये अपना जर्नी जो है वो स्टार्ट किया था। और इसमें यानी कि इन्हें मुख्तलिफ एनिमल्स और बर्ड्स को स्टडी किया था, जिसमें हमारे पास इसने क्या देखा था कि स्पीशीज़ ऑफ साउथ अमेरिका जो है, पहला पॉइंट, स्पीशीज़ ऑफ साउथ अमेरिका वर डिफर फ्राम यूरोप। यानी कि जो हमारे पास साउथ अमेरिका की जो स्पीशीज़ थी वो यूरोप की स्पीशीज़ से बिल्कुल ही डिफर थी। और उसके बाद इसने देखा था कि फॉसल रिकॉर्ड देखे थे वहाँ के, यानी कि जो हमारे पास फॉसल रिकॉर्ड थे गैलापागोस साउथ अमेरिका में, फॉसल रिकॉर्ड जो थे वो मॉडर्न थे साउथ अमेरिका और यूरोप के आपस में। और इसके बाद जो है वो यानी कि इसने यानी कि हमारे पास स्टडी किया था। तो गैलापागोस आइलैंड्स पे इसने जो स्टडी किया था वो 13 टाइप्स फिंचेस थी। 13 टाइप्स फिंचेस बर्ड्स का नाम है। तो इसने क्या देखा था, यानी कि जो इनकी फिंचेस की स्पेसिफिक बीक होती है मुख्तलिफ आइलैंड्स पे इनकी डिफरेंट थी, मगर उनको अगर कंपैरेटिव अनाटमी के तौर पर देखा जाए तो वो एक दूसरे से मैच करती थी। अब उनकी जो बीक थी वो क्यों डिफरेंट थी, वो तो इसमें इन्वायरमेंटल बैरियर्स आ जाते थे। यानी कि इन्वायरमेंटल बैरियर्स ऐसे यानी कि आपके पास फिंचेस रहती थी यानी कि जिनको खुराक की ज़्यादा इजीली मिल जाती थी उनकी बीक जो थी वो छोटी थी, और जिनको अपनी खुराक फीडिंग के लिए यानी कि एफर्ट करनी पड़ती थी, उन्हें खुराक जो है ज़्यादा मुश्किल से लेनी पड़ती थी, और उन्हें एफर्ट की वजह से उनकी जो बीक थी वो लॉन्ग हो गई थी, और इसकी वजह से यानी कि उनमें जो है मॉडिफिकेशन आ गई थी। लेकिन उनकी कंपैरेटिव अनाटमी जब हमने देखी थी तो वो हमारे पास जो थी वो बिल्कुल ही सेम थी, तकरीबन सेम थी। यानी कि वो एक ही उनका एंसेस्टर थे जिसके वो यानी कि आगे वो मॉडिफाई हुए थे। और इसके बाद इसने जो दोबारा यानी कि दूसरा एक और एनिमल जो है ना वो स्टडी किया था, वो था हमारे पास जॉइंट टर्टल्स का जो इसने स्टडी किया था उसमें ये था कि जॉइंट टर्टल्स जो थे ये भी यानी कि एक दूसरे से डिफ़र कर रहे थे। इनकी जो नेक थी ये नेक की वजह से डिफ़र कर रहे थे। अब ये जो ड्राई एरिया और जो हमारे पास मॉइस्ट एरिया में यानी कि टर्टल्स है वो उनका ये था, यानी कि उनकी नेक इसलिए लंबी थी कि उन्हें भी यानी कि अपनी फीडिंग के लिए ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती थी, खुराक यानी थी उनकी जो थी वो ज़्यादा ऊपर थी, जिसकी वजह से उनकी नेक जो है वो लंबी हो गई थी। और इसके अलावा जो यानी कि उनकी नेक छोटी थी वो थी मॉइस्ट प्लेसेस पे, उनको खुराक जो है वो भी ईज़िली मिल जाती थी। तो कंपैरेटिव अनाटमी उनकी भी सेम थी। तो ये चीज़ें जो है वो चार्ल्स डार्विन ने हमारे पास स्टडी की थी। तो इसके बाद वो जो है हमारे पास डिसेंट विद मॉडिफिकेशन उसमें आई थी हमारे पास।
डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन हमारे पास इसने क्या देखा था कि नेचुरल सिलेक्शन में हमारे पास प्रोडक्शन कैरिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, कोई भी आइलैंड, मुख्तलिफ आइलैंड थे तो उन पे यानी कि फॉर एग्जांपल एक लिमिट तक ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, और अगर उसमें ये लिमिट बढ़ा दी जाए तो उसमें जो कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो कंपटीशन में जो बचेंगे आपके पास नेचर जिनको सिलेक्ट करेगी वही यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सामने आएंगे, वही आपके पास यानी कि फिट रह पाएंगे, और उसमें ग्रेजुअल चेंज आएगी थी जिसको उसने स्पेसिएशन का नाम दे दिया था, यानी कि प्रोडक्शन। अब हमारे पास प्रोडक्शन और उसके बाद कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि वो कितना जो है वो रख सकती है, आपके पास कितना आइलैंड उसमें ऑर्गेनिज्म रख सकता है, और जितने ऑर्गेनिज्म उसमें से बचेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचर जिनको सिलेक्ट करेगी वही रहेंगे उसमें। दूसरा पॉइंट इसका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और फिर उनमें ग्रेजुअल चेंज आ जाएंगी, ग्रेजुअल चेंज, और जिसको उसने स्पेसिएशन का नाम दिया था। तो इसने अपनी एक बुक भी शाया की थी हमारे पास, जिसको ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ का नाम दे दिया था। उसमें यही बताया गया था यानी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हमें दिखाए गए हैं वो सारे ही अपने एंसेस्टर से बने हैं, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन की वजह से वो एक दूसरे से इतने डिफरेंट हो गए हैं कि उनको यानी कि मैच करना मुश्किल हो जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ।